हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। और आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा को देखने वाले हैं, क्या होता है राज्यसभा और कैसे निर्वाचन होता है इनके सदस्यों का और क्या इसका कार्यकाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसद होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 79 में है। तो संसद के तीन भाग होते हैं, जो तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करता है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा तीनों होते हैं। तो जिसमें हम राष्ट्रपति को इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, अगर जो नहीं देखे वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद आर्टिकल 80 में है। कितने हैं? आर्टिकल 80 में है राज्यसभा का वर्णन। यह उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो याद रखना है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए भी कहा जाता है, ये गणमान्य व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और राज्यसभा के लिए गणमान्य व्यक्तियों का निर्वाचन होता है। और ये राज्यसभा बेसिकली राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि लोकसभा से तो पूरे देश से सभी जनता द्वारा चुन के कि कोई एक पार्टी या अन्य पार्टी मिलके सदन में सरकार का निर्माण करता है। तो राज्यों का जो बेसिकली अलग अलग राज्यों में कोई कोई क्षेत्रीय दल होता है और भी कोई पार्टी होते हैं जिनका अपना वर्चस्व होता है। तो इन सभी को प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अपने राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इन्हें उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं इनके कितना है? 250 सदस्यों का निर्धारण राज्यसभा में किया गया है। तो कितने सदस्य हैं? निर्धारित सदस्य 250 है राज्यसभा के लिए, जिसमें से अभी आप 250 में से देखेंगे कि 238 28 राज्यों से होता है। तो 238 कितने हैं? 28 राज्यों के लिए है और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति अपने अनुसार जो 12 सदस्य होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में, तो इन चारों क्षेत्रों में राष्ट्रपति को जो योग्य लगता है, उसके मन में जो लगता है, उनको वो अपने हिसाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो कितने हो गए? 238 और 12 मिलके 250 हो गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या राज्यों में यूपी में है, जिसकी संख्या कितने है? 31 है। तो यूपी में सबसे अधिक है। और बिहार में कितने हैं? 16 है। बिहार में 16 राज्यसभा सदस्य हैं। देखिए वर्तमान में 245 सीटें हैं, 233 प्लस 12। तो राज्यसभा जो अभी वर्तमान में जो निर्धारित तो 250 है, लेकिन जो वर्तमान में चुने जाते हैं, निर्वाचन होता है जिस पे, वो 245 सीटें हैं। कुछ सीटें जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह है तो वहाँ पे अभी नहीं होता है, तो उसको छोड़ के अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं और 233 प्लस 12, तो 233 का 233 का निर्वाचन होता है और 12 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दिल्ली एवं पुडुचेरी, देखिए यहाँ पे दिल्ली एवं पुडुचेरी का जिक्र है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं 28 राज्यों के अलावा, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ विधानसभा है। तो विधानसभा है तो वहाँ पे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है वहाँ से। जैसे अभी आप देखें हाल ही में दिल्ली से क्या कहते, एक जो राज्यसभा सांसद हैं उनका चुनाव हुआ है, चुन के गए हैं
युवा सांसद है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो दिल्ली से 3 और राज्यसभा से ये पुडुचेरी से 1 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। अब देखिए इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो इसका निर्वाचन सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम जो होता है, आपको इससे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन में मैं बता चुका हूँ कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके समझ सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है, जिसमें वरीयता के अनुसार मत दिया जाता है सभी कैंडिडेट को, और पहली चरण की गणना के बाद, फर्स्ट वरीयता क्रम की गणना के बाद अगर किसी को 50% + 1 वोट प्राप्त नहीं होता है तो किसी एक को भी, तो द्वितीय चरण के वोटों की गिनती होती है और उस हिसाब से द्वितीय चरण और तृतीय चरण करते हुए उसके मतों का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगले प्रत्याशी को। तो आप अच्छे तरह से इससे अगले वाली वीडियो जो पिछले वाली वीडियो है राष्ट्रपति में आप देख सकते हैं, उसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि क्या होता है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट जनता इसको नहीं चुनती। जैसे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जनता सभी सदस्यों को वोट करता है और अपना प्रतिनिधि चुनता है। यहाँ जो राज्यसभा सदस्यों का जो प्रतिनिधि होता है उनको विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सभी राज्यों के जो विधानसभा सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा उनको वोट दिया जाता है और उनको चुना जाता है। इसीलिए इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अब आगे देखिए, 28 राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो 28 राज्य है और दिल्ली और पुडुचेरी भी है क्योंकि यहाँ भी विधानसभा है, तो इन सभी के निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चयन होता है। इसी प्रकार निर्वाचन होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से होता है, इनका भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से होता है। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो होता है उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो आप लोग देखें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होता है और 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको भंग करता है और फिर नए चुनाव होता है, नए लोकसभा का चुनाव होता है। तो इनका लोकसभा का कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस मतलब ये कि जो इनके सदस्य चुने जाते हैं, जो भी सदस्य है 250, जिसमें 243 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हाँ, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। परंतु देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इनका जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे निवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जब राज्यसभा का गठन ही हुआ था 1952 में, तो इसको इस तरह से बनाया ही गया था कि ये कभी भंग नहीं हो। तो उस वक्त सभी जितने भी सदस्य चुन के आए थे उनमें पर्ची सिस्टम किया गया था और जो भी सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड करके आप देख लीजिए इस हिसाब से, और जो भी इसमें 1/3 सदस्य बच गए जो सिलेक्टेड हुए या वैकेंट, नॉन वैकेंट कह दीजिए, तो जो भी नॉन वैकेंट हुए उनका कार्यकाल चालू हो गया। और वो जो नहीं हुए फिर अगले दो वर्ष है उनमें वो या तो चुन के आए, फिर से अगर चुन के आते हैं तो फिर से वो, इस तरह करके इसका कार्यकाल रोटेशन के तहत चालू हुआ। और जो
कभी इसी प्रकार कभी भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य इसका सेवानिवृत्त हो जाता है। तो आप क्या देखें कि इसका कोई कार्यकाल इसके राज्यसभा का नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आगे देखिए, राज्यसभा एक उच्च सदन है, उससे पहले देख सके हैं, और ये कभी भंग नहीं होता है। चौथी अनुसूची में, तो जो अनुसूची है 12 अनुसूची, जिसमें से चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। तो जो चौथी अनुसूची है, इसको याद रखना है। चौथी अनुसूची में जो प्रत्येक राज्य से राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, ये किस अनुसूची में इसका वर्णन है? चौथी अनुसूची में। और राज्यसभा के गठन कब हुआ था? 1952 में। इसका पहला बैठक जो संयुक्त बैठक हुआ था राज्यसभा और लोकसभा का, राजेंद्र प्रसाद द्वारा 13 मई 1952 को संबोधन किया गया था। कब? 13 मई 1952 को। तो इसी प्रकार देखते हैं, जैसे संसद में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा और लोकसभा पढ़ रहे हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारी भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति राज्यसभा के अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर कहते हैं, और उपाध्यक्ष होता है। जैसे अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला साहब है हमारे। तो इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष, उनको अधिकारी कहा जाता है, उपाध्यक्ष। तो ये जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम राज्यसभा देख चुके हैं, तो लोकसभा देखते हैं। तो लोकसभा क्या होता है? यह निम्न सदन होता है। क्या होता है? यह निम्न सदन होता है। तो ये देखना है कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और राज्यसभा निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा में चुने जाने के लिए जो आयु होता है वो 25 वर्ष होता है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, राज्यसभा के लिए कितने वर्ष? 30 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति अगर 30 वर्ष का है तो वो राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है, और 25 वर्ष है तो वो लोकसभा के लिए चुना जा सकता है। तो ये आयु है, इनको देख लिया है, ये पूछा जाता है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। देखिए, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, इनमें क्या किया कि 2 आंग्ल भारतीय, पहले राज्यसभा लोकसभा के लिए राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन को। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त एंग्लो इंडियन की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि एंग्लो इंडियन है कि जब कोई भी माता या पिता में से एंग्लो अंग्रेज हो, उनसे जो संतान जन्म लेता था, उन संतानों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो धीरे धीरे आज़ादी के बाद 70 साल हो चुका है, तो अब धीरे धीरे एंग्लो इंडियन की संख्या समाप्त हो गई। तो देखा गया कि एंग्लो इंडियन की संख्या के अनुसार इन सीटों का कोई ये नहीं रहा गया, तो इनको 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। और अब तो 550 सीटें हो गई। इसमें से 550 सीटों में से, अब देखिए आगे, 550 में से 20 सीटों का केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाता है, 20 सीटें, और 530 28 राज्यों से। तो यहाँ देखना है कि 530 28 राज्यों से और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से। उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसमें दिल्ली जो है सबसे अधिक, 7 सदस्य दिल्ली से चुने जाते हैं। और 28 राज्यों में सर्वाधिक यूपी से 80 सदस्य यूपी से चुने जाते हैं। और हमारे बिहार से कितने? 40 सदस्य चुने जाते हैं। और महाराष्ट्र से 48 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसको याद रखना है। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में जो निर्वाचन होता है, 543 सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्धारित सीटों की संख्या 550 है, जो 530 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। लेकिन जो निर्वाचन होता है वो 543 का निर्वाचन होता है, इनको याद रखना है। अब देखिए, निर्वाचन कैसे होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से। मतलब जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो,
भारत का नागरिक हो, सिर्फ 18 वर्ष पूरा कर चुका है, वो इनके मतदान में, सदस्यों के मतदान में भाग ले सकता है, वोट कर सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कोई भी वयस्क जो 18 साल पूरा कर। अब देखिए 61वां संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले कितना था मतदान की आयु? 21 वर्ष। तो 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संशोधन द्वारा 1989 में। तो इनको याद रखना है, 1989 61वां संशोधन के तहत 21 से 18 वर्ष मतदान की आयु कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसमें राज्यसभा और लोकसभा को देखें। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से इनके सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मिलते हैं और देखते हैं उनका क्या क्या